बीए पार्ट सेकंड के प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है और वनस्पति क्या होती है, इसका फर्क जानना जरूरी है। नेचुरल वेजिटेशन में वन भी हैं और नेचुरल वेजिटेशन पृथ्वी की धरातल पर स्वतः ही उगती है। वन संसाधन एक प्रमुख स्थानीय प्राकृतिक संसाधन है जो प्राकृतिक वनस्पति समूह का अभिन्न घटक है। वन भी एक नेचुरल वेजिटेशन में गिना जाता है। नेचुरल वेजिटेशन किसको कहते हैं? जो स्वतः ही उगती है, बिना किसी मानवीय प्रयासों के। जैसे भौतिक दशाओं में स्वतः विकसित होने वाला पादप समुदाय प्राकृतिक वनस्पति कहलाता है। इसमें पेड़ पौधे, झाड़ियाँ तथा घास सम्मिलित हैं। ये पादप समुदाय विभिन्न आकार, स्वरूप और ऊंचाई वाले होते हैं। किसी भौगोलिक प्रदेश में किसी समय विशेष से संबंधित समस्त जातियों के पेड़ पौधों और झाड़ियाँ वनस्पति जात, जिसको फ्लोरा कहते हैं, कहलाती है। इन्हें जाति विशेष के आधार पर एक वर्ग में सूचीबद्ध किया जा सकता है, फ्लोरा और फ्यूना। जैसे फ्लोरा होती है वनस्पतियों का समूह है। पेड़ पौधों की जाति विशेष जैसे अलग अलग जातियाँ होगी, जैसे वृक्षों की जातियाँ, छोटे पौधे, झाड़ियाँ, घास, सूक्ष्म कार्क और लाइकेन आदि का विशिष्ट वनस्पति समूह कहलाता है, जो किसी भौगोलिक परिवेश में एक दूसरे के साथ साझेदारी से रहते हैं। इसी प्रकार वृक्षों एवं झाड़ियों से आवृत बड़े भूभाग को वन कहते हैं, जिसमें वनों में क्या होता है कि वृक्ष और झाड़ियाँ ज़्यादा होती हैं और वो ज़्यादा फैले हुए होते हैं। इस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति वृक्षों की प्रधानता होती है वनों वाले में। पूरा वनस्पति शास्त्रियों ने प्राकृतिक वनस्पति को उद्भव के आधार पर दो वर्गों में व्यक्त किया। पहला देशज यानी स्थानीय या तथा दूसरे विदेशक, जैसे अनेक विद्वान विदेशक वनस्पति को उसने बोरेल नाम दिया। बोरेल भी कहा जाता है। प्राकृतिक वनस्पति का विकास उसके भौगोलिक परिवेश से घनिष्ठ रूप में अंतर संबंधित रहता है, जिसका अध्ययन पादप परिस्थिति में किया जाता है। प्राकृतिक वनस्पति की संरचना और स्वरूप क्या है? वनस्पति विकास पारिस्थितिकी तंत्र के भौतिक लक्षणों पर निर्भर करती है। इसमें धरातलीय उच्चावच एवं जलवायु की प्रमुख भूमिका है, क्योंकि जैसे जैसे भूमध्य रेखा से दूरी पे जाएंगे, ऊंचाई बढ़ती जाएगी और जलवायु परिवर्तित होती जाएगी और वनस्पति में भी फर्क आता जाएगा, जिसके आधार पर वनस्पति की संरचना और स्वरूप में भिन्नता आ जाती है। वनस्पति की संरचना को पौधों के भौतिक स्वरूप, ऊंचाई और आकार के आधार पर विभाजित किया गया जाता है। संरचना और स्वरूप के आधार पर वनस्पति निम्न रूपों में मिलती है। जैसे पहले लेते हैं वृक्ष। वृक्ष का मतलब होता है काष्ठ युक्त या दीर्घ आयु वाले पौधे, जिसमें काष्ठ की मात्रा बूढ़ी होते हैं और लंबी आयु तक सुरक्षित रहते हैं, तथा ऊपरी भागों में शाखाओं की पत्तियां युक्त वितान होती है, यानी शाखाएं ऊपर आकाश तक फैली, ऊपर ऊंचाई तक गई हुई होती है। ये तो हो गए वृक्ष। दूसरा आता है झाड़ी, श्रब। ये भी काष्ठ वाले लंबे आयु के पौधे होते हैं, लेकिन इनका तना भू सतह के पास से विभक्त हो जाता है। ज़्यादा ऊंचाई नहीं, थोड़ी सी ऊंचाई पे जाने से ही उनकी ब्रांच शाखाएं निकल जाती हैं, तथा धरातल के पास से ही पत्तियों की सघनता बढ़ जाती है। ये वृक्ष और झाड़ी में फर्क है। तीसरा महालताएं। ये किसी वृक्ष या झाड़ी के सहारे विकसित होती है। इनका तना तो काष्ठ होता है, लेकिन पतला और टेढ़ा मेढ़ा होता है। ये विश्व तरह की सदाबहार वन क्षेत्रों में सर्वाधिक मिलती है, इसको अपन बेले भी कहते हैं। महालताएं हो गई है, मोटी होती हैं, इनकी काष्ठ के होते हैं, लेकिन ऊंचाई तक जाती है, टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। लताएं ये दूसरे पौधों पर विकसित होती हैं,
लेकिन अनेक बार स्वतंत्र रूप से धरातल पर भी विकसित हो जाती है। ये जो महालताएं हैं उनसे छोटी होती हैं तथा विश्व तरह के सदाबहार वनों में सर्वाधिक पाई जाती हैं। तो दो प्रकार की हुई महालताएं और लताएं। पांचवा है तृण हर्ब्स। इनमें काष्ठ नहीं होता, कोमल और छोटे पौधे होते हैं जो विविध पत्तियों वाले होते हैं और ये एक वर्षीय पादप है। लेकिन इनमें कुछ दीर्घायु भी होते हैं। हर्ब्स वाले में काष्ठ नहीं होता है, वुडलेस होते हैं। तो ये विभाजन हो गया प्राकृतिक वनस्पति का। छठवां है घास। जैसे ऊंचाई के आधार पर ले रहे हैं अपन, सबसे पहले आगे वृक्ष आ गए, उसके बाद में झाड़ियाँ आ गई, फिर महालताएँ आ गई, फिर लताएँ आ गई, फिर तृण आ गए काष्ठवेन, और फिर घास। घास भी तृण सदृश ही है। इनका अंतर केवल इतना ही है कि तृण की पत्तियाँ चौड़ी होती हैं जबकि घास की पत्तियाँ पतली होती हैं। इनमें पत्तियों का फर्क है। इनकी पत्तियाँ पतली और तृण वाली पत्तियाँ चौड़ी होती हैं। इनकी ऊंचाई झाड़ियों की तुलना में कम होती है, घास छोटी होती है। नेक्स्ट लास्ट जो लाइकेन है वो है भू सतह के समीप पाए जाने वाली काष्ठविहीन शैवाल, एल्गी और फंगस। ये भी नेचुरल वेजिटेशन है। इनको लाइकेन कहते हैं। इनकी पत्तियाँ नहीं होती और ये प्रदूषण के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। ये एल्गी और फंगस ये भी प्राकृतिक वनस्पति का एक प्रकार है, लाइकेन। तो इस प्रकार से ये 7 विभाजन हुआ। अब वनस्पति के उत्पादक जो कारक हैं वो कैसे, किस तरह की, कौन से फैक्टर हैं जो वनस्पति के लिए ग्रोथ के लिए उत्तरदायी हैं। विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न प्रकार की वनस्पति होती है। वनस्पति और वातावरण के संबंधों का अध्ययन पादप पारिस्थितिकी कहलाता है, प्लांट इकोलॉजी। प्रत्येक क्षेत्र की वनस्पति पर वातावरण के कारकों की मिलीजुली क्रिया होती है। और वातावरण के कारक कौन से हैं? वो है तापमान, वर्षा की मात्रा, धूप, उसके उगने की ऋतु, मिट्टी, पाला, उस मिट्टी में पाए जाने वाले खनिज, नमी, जल प्रवाह, पवन की तेजी और आदि प्रभाव ये कारक हैं जो वनस्पति को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी पर बहुत दूर दूर स्थित प्रदेशों में भी जहाँ एक सी जलवायु, मिट्टियाँ, भू आकृति और अन्य भौतिक कारक हैं, वहाँ एक ही वनस्पति पाई जाती है। कनाडा और साइबेरिया के बीच में अटलांटिक और यूरोप स्थित है। फिर भी दोनों देशों में एक से शंकुधारी है। वनस्पति को पृथ्वी पर मुख्यतः किन तत्वों का प्रभाव पड़ता है वो इस प्रकार से है। जैसे सबसे पहले जो प्रभाव डालती है वो है जलवायु। अब जलवायु के कारक कौन कौन से हैं? जलवायु में सबसे प्रमुख कारक है तापमान। तापमान से भी वनस्पति प्रभावित होती है। सूर्य की प्रकाश की मात्रा यानी कम मिलता है, ज़्यादा मिलता है, आर्द्रता और वर्षा की मात्रा, आकाश में बादलों के आच्छादन की मात्रा यानी बादल छाए रहते हैं या हमेशा आकाश खुला होता है, और वर्षा ऋतु का काल और अवधि, पवनों की दिशाएं और चलने की गति, वाष्पीकरण की मात्रा, विशेषतः वृक्षों की पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जन की मात्रा का प्रभाव वृक्षों की उत्पत्ति, वृद्धि, आयु, नस्ल आदि पड़ता है। वनों के लिए कम से कम 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, 25 सेंटीमीटर, इसमें तो इसके कम में तो वन पनप ही नहीं सकते, के बराबर हिमपात आवश्यक, इतना तो हिमपात आवश्यक है। अब देखिए आप लोग इसमें देखो कि ये जो मैंने भूमध्य रेखा से ऊंचाई के आधार पे ये पिरामिड बनाया है, ये आपका भूमध्य रेखा है, ये 0 डिग्री, ये देखो 0 डिग्री है। अब ये ऊंचाई अक्षांशों में, इसके ऊंचाई अक्षांशों में 90 डिग्री तक दिखा रखा है इसको, ये 90 डिग्री तक, तो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक भूमध्य रेखा की ऊंचाई। तो सबसे ऊंचे वाले भागों में टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। टुंड्रा से नीचे वाले भागों में
यानी भूमध्य रेखा की ओर कोणीय वन पाए जाते हैं। तो टुंड्रा वाले को आर्कटिक कहते हैं और कोने वालों को पार्कटिक कहते हैं। फिर जैसे जैसे भूमध्य रेखा की ओर जाएंगे अपन, फिर वन आ जाते हैं, यानी इसमें शीतोष्ण प्रकार की जो वनस्पति होगी उसके अंदर तरह तरह के घास, मरुस्थलीय भागों में खजूर वगैरह, और वन ऊंची ऊंची जिसके तने होते हैं। फिर जो ही भूमध्य रेखा की तरफ फिर लौटेंगे तो 23.5 डिग्री अक्षांशों तक भूमध्य रेखा से, तो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र हुआ उसमें सवाना, मानसूनी वन, वर्षा वाले क्षेत्र में वर्षा वन, इस प्रकार से ये पाए जाते हैं। तो जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ऊंचाई पे जाएंगे उनकी वनस्पति के आवरण में और वनस्पति के प्रकार में फर्क होता जाएगा, जो इस पिरामिड से दिखाया गया है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों के वृक्ष लंबे आकार के, कठोर काष्ठ के और बहुत सी नस्लों के सम्मिलित समूह में होते हैं, जिनके तल क्षेत्रों में छोटी वनस्पति के झाड़झंखाड़ उगते होते हैं। मानसून वृक्ष भी कठोर लकड़ी के होते हैं और शुष्क ऋतु में पत्ते गिराते हैं। मध्य अक्षांशीय वन मिश्रित और पर्णपाती होते हैं, जबकि अभी मैंने पिरामिड से दिखाया। जबकि समशीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन नरम काष्ठ के और सदाबहार होते हैं। उनकी विशेषताएं होती हैं ऊंचाई के आधार पर पाई जाने वाली वनस्पति के। जलवायु के बाद आता है भू आकृति और उच्चावच। भूतल की रचना का प्रभाव जल प्रवाह की गति और दिशा और मिट्टी के काटने या जमे रहने, वृक्ष के फैलाव और जलवायु की दशाओं पर होता है। और उन सब कारकों का प्रभाव वनस्पति पर पड़ता है, यानी मिट्टी की सारी विशेषताएं वनस्पति को प्रभावित करती है। मिट्टी की तीसरी चीज आती है गुणवत्ता, उर्वरता कितनी है उसमें, यानी मिट्टी में रासायनिक तत्वों की जो मात्रा होती है, मिट्टी की आर्द्रता होती है, मिट्टी के कणों की का आकार है, सरंध्रता है आदि मिट्टी के पत्तों की गहराई भी वनस्पति को प्रभावित करती है। संसार में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जिनकी जलवायु तो वनों की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त है, परंतु मिट्टी उर्वरा नहीं होती, तो वन कम उगेंगे। अधोभूमिक जल, यानी भूमि के नीचे वृक्षों की जड़ें मिट्टी में पर्याप्त गहराई तक जाती है, क्योंकि उनको जल तो गहराई तक ही मिलता है। वे मिट्टी की निचली परतों से खाद पानी लेती हैं और ऊपरी तल के नीचे के स्तरों में यदि जल पर्याप्त है तो वहाँ सघन वन मिलेंगे। जो भूमि की गहराई में अगर पानी है तो उनकी जड़ें उनको सोख करके अब काफ़ी लंबे समय तक जीवित रह सकती है। जीवी कारक, बायोटिक फैक्टर, इनमें भी वनस्पति प्रभावित होती है। कैसे? वनस्पति पर जंतु और मनुष्यों का प्रभाव होता है, पर जंतु यदि अधिक मात्रा में चराई और ग्रेजिंग करते हैं तो उससे मिट्टी का कटान होने लग जाता है, क्योंकि उनके खुरों से मिट्टी कटने लग जाती है और कालांतर में वनस्पति नष्ट हो जाती है। मनुष्य भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों को जलाना और काटता रहता है। यदि मानव वर्ग वनों के साथ सामंजस्य स्थापित रखे और काटे गए वृक्षों की क्षतिपूर्ति करने के लिए पुनः वृक्षारोपण करता रहे तो वनों का विकास, यथोचित विकास होगा और वन मेंटेन बने रहेंगे। तकनीकी स्तर भी वनस्पति को प्रभावित करता है। कैसे? कच्चे माल के रूप में काष्ठ के नए नए उपयोग, ईंधन के लिए लकड़ी के बजाय विद्युत शक्ति के उपयोग, तो ये वनस्पति बनी रह जाएगी। लकड़ी के बजाय प्लास्टिक्स आदि या हल्की धातुओं को अधिकाधिक प्रयोग किए जाने से पारिस्थितिक ज्ञान की वृद्धि और वन विज्ञान की, सिल्वीकल्चर बोलते हैं इसको, वन विज्ञान को, प्रणाली का प्रभाव वनों की रोपाई, कटाई और संरक्षण उपयोग पर होता है। इस प्रकार से ये जो कारक थे वो प्रभावित करते थे। अब देखते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन कितने प्रकार की होती है, फिर एक एक करके इनको पढ़ेंगे। तो प्राकृतिक वनस्पति के जो प्रकार हैं वो इस प्रकार से है। वनस्पति के कुछ मुख्य समुदाय होते हैं जिनमें पादप, साहचर्य कहते हैं, उनको प्लांट एसोसिएशन कहते हैं, जिसे प्राकृतिक वनस्पति के चार मुख्य रूप से चार प्रकार है। अब चार प्रकार कौन से हैं? वो हैं जैसे पहले वन, फिर घास के मैदान,
विपाद समुदाय वनस्पति झाड़ियाँ, टुंड्रा वनस्पति। अब इन वनों को भी फिर इनको कई भागों में बांटा है। वनों को अपन ऊंचाई के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं, उष्णकटिबंधीय वन और मध्य अक्षांशीय वन। उष्णकटिबंधीय वन तो जो भूमध्य रेखा के पास होते हैं, भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्र वन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। और मध्य अक्षांशीय वन होते हैं भूमध्य सागरीय वन तथा सदापर्णीय झाड़ियाँ, समशीतोष्ण पर्णपाती वन, समशीतोष्ण मिश्रित वन और समशीतोष्ण शंकुधारी वन। फिर घास के मैदानों को भी दो भागों में बांटते हैं, वही कटिबंधीय आधार पर उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और मध्य अक्षांशीय घास के मैदान। तो दूसरा ग्रुप, तीसरा मरुस्थल तथा अर्धमरुस्थलीय वनस्पति, वो भी उष्णकटिबंधीय और मध्य अक्षांशीय प्रकार की होती है, जो पिरामिड में दिखाई दी। और नेक्स्ट आती है टुंड्रा वनस्पति, जिसको शीत मरुस्थल कहते हैं, ठंडे मरुस्थल भी कहे जाते हैं टुंड्रा वनस्पति वाले क्षेत्रों को। अब ये जो संसार का नक्शा है, वो संसार के नक्शे में ये महाद्वीपों के अनुसार कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है, तो वो मैंने दिखा रखी है। जिसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, शीतोष्ण वन, बोरियल वन, भूमध्य सागरीय वन, इन सब की स्थिति नक्शे में कहाँ है। घास भूमि, जैसे अभी ये जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ कहाँ है, भूमध्य रेखा के पैरेलल, जैसे उन्होंने ये दिखाया ये है। अब इसके लिए ये जो डॉट डॉट दिखा रखा है, इसको आप देखिए, ये वाला क्षेत्र आ गया। ये वाला क्षेत्र आ गया। इस तरह से इस क्षेत्र को बोल देगा कि आसपास वाला पूरा क्षेत्र ये आ गया, इसमें सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार से प्राकृतिक वनस्पति को आज आपने पढ़ा, और प्राकृतिक वनस्पति वो वनस्पति जो स्वतः ही उगती है, उसके प्रकारों को पढ़ा, और एक एक करके अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज उसके सामान्य परिचय के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।